नमस्कार बच्चों, आज हम मिले हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वनस्पति जगत का, वनस्पति विज्ञान का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 नीट में इस चैप्टर से एक ही प्रश्न आया है, लेकिन हर साल 3 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट जुड़ने शुरू हो जाइए, फटाफट क्विक, और हम बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको बताता हूं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक वर्गीकरण के बारे में परिचय, वर्गीकरण तंत्र, द्विजगत वर्गीकरण, त्रिजगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 6 जगत वर्गीकरण और जीवन के डोमेन्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में कोशिश करना, आज ही आप ये याद कर लें और आपके दिमाग में बैठ जाए। गरिमा गुड मॉर्निंग बेटा, ब्यूटी रॉय वेरी गुड, दिलखुश सैनी दिलखुश मुझे कहीं भी लिस्ट में विकास दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। प्रमोद नवल, पायलेश बलोथिया वेरी गुड, राम, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बस ये बताया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वर्गीकरण। पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था सजीव जगत, उसमें भी मैंने वर्गीकरण के बारे में आपको बताया था। तो अभी मैं यहाँ पर टॉपिक लिख रहा हूँ वर्गीकरण। यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, ये मुझे आपसे सुननी है। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का तात्पर्य होता है कुछ लक्षणों के आधार पर जीवों को अनेक सुविधाजनक समूहों में रखना, वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन। और ये जो वर्गीकरण है, आपकी एनसीईआरटी आप उठा के देखना, उसमें आपको बताया गया है कि शुरू से ही, जब से सभ्यता शुरू हुई, मानव ने चीज़ों का वर्गीकरण किया है। लेकिन वो वर्गीकरण के मापदंड क्या होते थे? वो होते थे हमारी बुद्धि पर आधारित, जितना इंसान सोच सकता था। हमारे भोजन करने के तरीके कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, वस्त्र पहनने के तरीके, आवास कैसा है, पहाड़ों पर रहता है, नदियों में रहता है, क्या रहता है, या फिर जो उपयोग की वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उनके ऊपर वो आधारित होता था। ठीक है, तो वर्गीकरण के जो मापदंड थे वो समय समय पर बदलते रहे जैसे जैसे मनुष्य की सोच विकसित हुई। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया था उसका श्रेय जाता है अरस्तु को। प्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया था। किन्होंने? अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इनका वर्गीकरण क्या था? देखिए, इनका जो वर्गीकरण था वो आधारित था केवल कुछ ही एक आध लक्षणों पर। इन्होंने पहले क्या किया? इन्होंने सजीवों को 2 प्रकार से विभेदित किया। सबसे पहले पादप, जिनको प्लांट्स बोला, और इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आधार था गति। ठीक है, इसका आधार था गतिशीलता।
जो चल नहीं सकते थे उनको उसमें रख दिया पौधों में, और जो अपनी जगह छोड़ के विस्थापित हो सकते थे, जो अपनी जगह छोड़ के चल सकते थे, उनको इन्होंने बोल दिया जंतु। अब इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया सरल आकारिकीय लक्षणों के ऊपर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादपों को बांटा 3 समूहों में, और इसका आधार था सरल आकारिकीय लक्षण, और इन्होंने 3 समूहों में बांटा। सबसे पहले जो समूह था वो किनका था, वो था शाक। शाक मतलब पत्तेदार पौधे, जिनको हम कहते हैं हर्ब्स। इसमें तना हरा होता है, पत्ते हरे होते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत नीचे होती है। जैसे शाक में क्या क्या आ गए आपके, गोभियां आ गई, टमाटर का पौधा आ गया, ये सब शाक। दूसरे थे जिनको इन्होंने बोला झाड़ियां। इसमें मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं, तने पे हल्की हल्की लकड़ी आती है, झाड़ियां, जैसे बेर की झाड़ी, जैसे करौंदे की झाड़ी, जैसे बोगनविलिया की झाड़ी। और इन झाड़ियों में कंटक भी पाए जाते हैं, कांटे भी पाए, इनको हम कहते हैं श्रब्स। और अंत में तीसरे स्थान पर हैं हमारे क्या, वृक्ष, माने ट्रीज। तो ये 3 प्रकार के जो पौधे हैं, पेड़ लंबे होते हैं, मोटे तने होते हैं, लकड़ी होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही अरस्तु ने जंतुओं को भी 2 भागों में बांटा, और इसका जो आधार था वो क्या था, वो था लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति। मतलब इसका आधार था लाल रक्ताणुओं को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आरबीसीज की उपस्थिति। तो 2 इन्होंने समूहों में बांटा। पहला समूह था एनाइमा। एनाइमा में लाल रक्ताणु मतलब आरबीसीज अनुपस्थित थे, और दूसरा था ईनाइमा। इसमें आरबीसीज उपस्थित थे। तो आरबीसीज नहीं थे तो रक्त का रंग क्या था, खून का रंग क्या था, लाल नहीं था। जैसे कॉकरोच हो गया, चींटी हो गए, आप मारते हो इन्हें तो लाल रंग नहीं आता, और इसमें रक्त का रंग क्या था, लाल। तो इस आधार पर तो पहला जो श्रेय जाता है वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार, भले ही ये बाद में माना नहीं गया था क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही एक आधि लक्षणों पर आधारित था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहला प्रयास किया था अरस्तु ने। तो आपको ये वर्गीकरण अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब हम चलते हैं विभिन्न वर्गीकरण तंत्रों पर। विभिन्न वर्गीकरण तंत्र। तो इसमें सबसे पहले है द्विजगत, 2 किंगडम वर्गीकरण तंत्र, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वर्गीकरण तंत्र किन्होंने दिया था, ये वर्गीकरण तंत्र जिसको आप लिखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ये वर्गीकरण तंत्र देने वाले वैज्ञानिक और कोई नहीं, आपके अपने कैरोलस लीनियस थे। और कैरोलस लीनियस में ने जो द्विजगत वर्गीकरण तंत्र दिया था उसमें कितने जगत शामिल थे? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सम्मिलित जगत। इसमें 2 ही जगत शामिल थे और वो 2 जगत कौन से थे? वो थे पादप और जंतु, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर इनके बाद जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था, उस जगत वर्गीकरण का नाम था त्रिजगत वर्गीकरण तंत्र, माने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किन्होंने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक नया जगत खोजा जिसको नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। तो अब जो हो गए वो क्या क्या हो गए? अब हो गए प्रोटिस्टा, पादप व जंतु। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक नंबर मतलब तंत्र नंबर 3, जो था 4 जगत वर्गीकरण तंत्र, माने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देने वाले वैज्ञानिक थे आपके कोपलैंड। कौन थे बेटा? कोपलैंड थे। ठीक है, तो गरिमा ठीक है, हाँ कोपलैंड, वेरी गुड बेटा। कोपलैंड, और कोपलैंड ने जीवाणुओं का एक नया वो निकाला, उसको नाम दिया मोनेरा। अब हमारे 4 जगत हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। ये चीजें याद रखनी है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे 2 जगत, 5 जगत और 6 जगत। इसके बाद एक और तंत्र आया नंबर 4, जो था 5 जगत वर्गीकरण तंत्र, माने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जगत तंत्र देने वाले वैज्ञानिक थे R.H. विट्टेकर। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कवक कैसी होती है? सफ़ेद या हल्की सी नीली या हल्की सी गुलाबी, हरी नहीं होती, क्योंकि उसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और सारे जीव जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। तो इन्होंने पादपों में से कवक को अलग कर दिया। अब आपके जगत हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। तो बेटा जब मैं था 11वीं 12वीं में तो हम यही वाला पढ़ते थे, 5 जगत वर्गीकरण तंत्र। अब आता है आपका अगला और आखिरी, जो है 6 जगत
वर्गीकरण तंत्र, माने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जिन वैज्ञानिकों ने दिया उनका नाम था कार्ल वूस। इन्होंने क्या किया, मोनेरा जगत को 2 जगतों में तोड़ दिया। एक तो आद्य जीवाणु जिनको बोला गया आर्कीबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया। इन्होंने इसको 2 जगतों में बांट दिया। फिर अगला जो है वो अपने वही प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। तो ये कार्ल वूस के क्या हैं, ये कार्ल वूस के 6 जगत हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विजगत वर्गीकरण तंत्र, हमें पढ़ना है 5 जगत, और हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है 6 जगत वर्गीकरण तंत्रों का। तो सबसे पहले चलते हैं अपने द्विजगत वर्गीकरण तंत्र पर। द्विजगत वर्गीकरण तंत्र माने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनको देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। और जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में सजीव जगत में बताया था कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक, और नामकरण का जनक, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्यों भाई दिलखुश, समझ में आ रहा है? ब्यूटी रॉय, ठीक है, बिल्कुल एकाग्रता से सुनिए, ठीक है। तो ये अच्छा, अब द्विजगत वर्गीकरण तंत्र जो था इसके आधार क्या क्या हैं भाई? कुछ आधार होते हैं ना वर्गीकरण करने के। जैसे हम वर्गीकरण करते हैं सबसे पहले तो कि कौन से देश से है, फिर कौन से राज्य से है, कौन से शहर से है, क्या धर्म है। तो इसी तरीके से हर वर्गीकरण का कुछ ना कुछ आधार होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 जगत बताए, कौन कौन से, पादप और प्राणी जगत। तो पहले मैं ऐसे यहां पर लिख देता हूं, आधार मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्रमांक संख्या, लक्षण, पादप जगत। पादप जगत को अंग्रेजी में कहते हैं प्लांटी। फिर प्राणी जगत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमेलिया। ठीक है, क्या कहते हैं हम? एनिमेलिया कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आधार हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उन्होंने आखिर में क्या सोचा होगा, ठीक है। क्या सोचा होगा वर्गीकरण करने से पहले, जो उन्होंने इतने अच्छे से उस समय, ये मतलब कौन से सन की बात होगी, ये 1969 में, 1969 में तो 5 जगत वर्गीकरण आ गया था, तो ये 1800 से भी आसपास की बात होगी। तो सबसे पहले जो लक्षण है वो है इनकी गतिशीलता, माने लोकोमोशन, गतिशीलता। तो पौधे अपनी जगह से नहीं हट सकते हैं, लेकिन जंतु, जैसे मैं जंतु जगत में हूं तो मैं इधर उधर चल सकता हूं। दूसरा लक्षण जो है वो है कोशिका भित्ति, उपस्थित होती है या नहीं होती है। नंबर 2 है आपकी अब पादपों में कोशिका भित्ति होती है,
जंतुओं में, प्राणी जगत में हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। ये शब्द आपको पता होगा, मैंने आपको चेतना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो ये है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। भाई पादप जगत में भी अनुक्रिया होती तो है। जैसे मैं सूरजमुखी हूं, उधर सूरज है, तो मैं पूरे दिन में 8 घंटे में जैसे जैसे सूरज चल रहा है मैं वैसे वैसे उसके प्रति अनुक्रिया दिखा रहा हूं। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है पौधों में। लेकिन अगर मैं जंतु हूं, मैं तो जंतु हूं, अगर एकदम से आपने मेरे मुंह पे लाइट मारी तो एकदम से मैंने हटा लिया, तो हमारे अंदर ये अनुक्रिया कैसी होती है, तेज होती है, माने तीव्र होती है। फिर अगली बात आती है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, माने संकुचनशील तंत्र, नंबर 4। संकुचनशील तंत्र। तो ये जो हमारा संकुचनशील तंत्र है, ये पादप जगत में कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम नहीं होता, लेकिन जंतु जगत में होता है। जैसे जिसको आप ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, परासरण नियंत्रण। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जो कहता है पोषण विधि। अब ये वाला तंत्र पोषण विधि के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। इसने बोला कि जो पोषण विधि है वो है पादप सम। पादप सम का मतलब है पौधों के जैसी, और प्राणी जगत में इन्होंने बताया जंतु सम। जंतु सम को हम इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक, और इसका मतलब होता है भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना, मुंह में डालकर खाना, उसको होलोजोइक कहते हैं। इससे ज़्यादा ये पोषण विधि के बारे में कुछ नहीं बता पाए। ये नहीं बता पाए, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो उसकी कमियां रह गई। वो ये नहीं बता पाए कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट, अब पादप जगत में कौन कौन रखा गया, तो नंबर 6 और आखिरी पॉइंट है सम्मिलित जीव। तो कैरोलस लीनियस के अनुसार इसमें जीवाणु भी थे और इसमें कवक भी थे। जीवाणु भी थे, कवक भी थे। फिर इसमें थे शैवाल, इसमें थे ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट, इसमें थे टेरिडोफाइट, इसमें थे अनावृत बीजी माने जिम्नोस्पर्म, और इसमें थे एंजियोस्पर्म। समझ में आया? तो लगभग सारे जीव तो पादपों में थे। जंतुओं में से थे सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहले थी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिसको अभी प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, प्रोटोजोआ, और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स माने अकशेरुकी और कशेरुकी। तो जंतु जगत में सिर्फ ये 3 तरीके के लोग थे और पादप जगत में बाकी सारी चीजें थीं। तो ये टेबल तो हमने बनाई है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है आधार क्या था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आपको ये पता है कि इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण तंत्र दिया है, और इनका आधार जो क्या था, आधार थे इसमें नंबर 1
क्या था कि वो यूकैरियोटिक, अच्छा आधार तो मैंने आपको यहां पर बता दिए थे। अब इसमें आधार तो ये हो ही गए सारे, इसमें मैं बताता हूं आपको कमियां। इस वर्गीकरण तंत्र की कमियां। यह तंत्र निम्नलिखित में विभेदन करने में असमर्थ रहा। किस किस में? तो नंबर ए है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स को हिंदी में कहते हैं असीम केंद्र की और यूकैरियोट्स को कहते हैं ससीम केंद्र की। तो यूकैरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स। नंबर 2, आप बताएंगे कोई बच्चों, जल्दी बताओ और क्या होना चाहिए? दूसरा है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। और तीसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी जीव। ठीक है, जैसे शैवाल, हरे पौधे तो प्रकाश संश्लेषी हैं, लेकिन जो कवक हैं वो विषमपोषी हैं। वो या तो मृतोपजीवी होती हैं या फिर विकास। बेटा बहुत पिटाई होगी, है ना? तुम इतनी देर में तुमने क्लास ज्वाइन करी है, बाकी सारे बच्चे पहले से ही आए हैं। मैं आज फ़ोन करूंगा पक्के से और तुमसे बात करूंगा, ठीक है? ये सब नहीं चलेगा। अगर आप टाइम से क्लास में नहीं आ सकते तो सोचो डॉक्टर कैसे बन पाओगे, ठीक है? चलिए तो ये है, ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें द्विजगत वर्गीकरण विभेदन नहीं कर पाया, ठीक है? तो ये वैसे तो ये पढ़ने में बहुत आसान था, बहुत सरलता से था, लेकिन इस वर्गीकरण तंत्र में हर जीव को रखना संभव नहीं था, ठीक है? तो वर्गीकरण जब हम करते हैं, आप लिख भी सकते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। क्या क्या आधार होने चाहिए? देखिए, आकारिकीय लक्षण, हम ऊपर से कैसे दिखते हैं। शारीरिकीय लक्षण, एनाटमी, शरीर संरचना कैसी है, कोशिका संरचना कैसी है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन और विकासीय संबंधों, ये बहुत ज़रूरी है। विकासीय संबंधों को भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये विकासीय संबंध जो होते हैं ये ही बताते हैं कि कौन पौधा या जंतु इस वाले पौधे या जंतु का पूर्वज है। तो ये सारी बातें हम इसमें ज़रूरी से होने चाहिए। इसलिए जैसे जैसे वैज्ञानिकों की सोच में विकास हुआ, वैसे वैसे वर्गीकरण की पद्धतियों में भी अनेक बदलाव आए, अनेक परिवर्तन आए, ठीक है? तो ये धीरे धीरे जो ये मैं अगले पादप जगत चैप्टर में पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ये जो क्रियाएं हैं ये और जटिल होती गई, कठिन होती गई, लेकिन ऐसी हो गई हैं कि एक बार आपको ये तरीके आ गए
तो फिर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है कैरोलस लीनियस का द्विजगत वर्गीकरण तंत्र, ये है इसके आधार। आपको ये भी पता लग गया कि इसमें कौन कौन से जीवों को शामिल किया गया है ना, और इसकी वर्गीकरण तंत्र की कमियां क्या क्या है, ये सब बात आपको अच्छे से पता चल चुकी है। ठीक है, विकास सैनी लिख रहे हैं सर मैं ड्रिप लगवाने गया था। ठीक है बेटा, मैं आपसे बात करूंगा आपको क्या हुआ है, लेकिन आप मेरी क्लास में 2-3 दिन से नहीं आते हो, सेकंड क्लास से आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, अगर हम ये सोच लेंगे कि हमें सिंपल चैप्टर्स आते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका द्विजगत वर्गीकरण तंत्र। अब हम आगे चलते हैं आर.एच. विटेकर के पांच जगत वर्गीकरण तंत्र में। माने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 5 जगत वर्गीकरण तंत्र कौन से सन में दिया गया था? ये दिया गया था 1969 में, माने 1969 में। और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे आर.एच. विटेकर। ठीक है, कौन थे? आर.एच. विटेकर। अब ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि इसमें 5 जगत आए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी यानी कि जंतु। इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या क्या थे? वर्गीकरण के आधार। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले कोशिका संरचना। कोशिका संरचना माने यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। ये पहला आधार था। दूसरा था काया का संगठन। ठीक है, काया मतलब थैलस। काया माने थैलस का संगठन लिख सकते हो, विभेदन लिख सकते हो। संगठन विभेदित या अविभेदित। ठीक है, तीसरा क्या था? पोषण विधि। ये कमी थी ना द्विजगत वर्गीकरण तंत्र की, तो वो यहां आके पूरी हो गई। पोषण विधि माने वो खुद प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं, माने स्वपोषी या परपोषी। अगला और चौथा आधार था, जल्दी बोलिए, गरिमा कहाँ हो? हाँ, ब्यूटी रॉय। चलिए, तो
पोषण विधि स्वपोषी या परपोषी। फिर क्या था, जनन की विधि, जनन की विधि। जनन की विधि में क्या हो सकता है, अलैंगिक या लैंगिक। या दोनों। और बेटा आखिरी जो आधार था वो था क्या, वो था विकासीय संबंध, उद्विकासीय संबंध या जातिवृत्तीयता। जातिवृत्तीयता, जातिवृत्तीयता को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइलोजेनी। जातिवृत्तीयता माने फाइलोजेनेटिक या विकासीय संबंध। विकासीय संबंध को आप लिख सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक बच्चा, तो ये है आपके 5 प्रमुख आधार। अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत के बीच में क्या क्या विभिन्नताएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर नज़रें टिकाएं और कोशिश करें कि इसको हम अभी की अभी मतलब साथ में ही इसको याद कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्लास का फ़ायदा तभी होता है जब हम आज का आज ही याद कर लें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी, और अगर चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी तो क्या होगा बताइए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समेटना। इसलिए मैं पहली ही क्लास से कहता हूँ कि डेली का डेली हमें पढ़ना चाहिए। तो अब है 5 जगत वर्गीकरण के या 5 जगत के लक्षण। तो ये हेडिंग आप अपने आप लिख लेना क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो मैं एक बना रहा हूँ सारणी टेबल, और वो सारणी कहती है क्रमांक संख्या, लक्षण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले लक्षण की, और वो पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। बेटा जो मुनेरा होते हैं, मुनेरा में जीवाणु आते हैं, तो ये जो मुनेरा होता है ये है प्रोकैरियोटिक। लेकिन प्रोटिस्टा से लेकर जंतु तक सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं यूकैरियोटिक। ठीक बात। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये कहता है कि काया की संरचना कैसी है। ठीक है, काया की संरचना कैसी है। तो काया की संरचना से पहले हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय।
एक या बहु कोशिकीय। तो जो मोनेरा है वो सब कैसे हैं और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों कैसे हैं? एक कोशिकीय। दोनों। लेकिन जो कवक है वो बहुकोशिकीय है। कवक, पादप और जंतु बहु कोशिकीय हैं, लेकिन कवकों में एक अपवाद है। बताओ सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है? दिलकुश। दिलकुश, कवक क्या सारी बहुकोशिकीय हैं? इसका अपवाद है यीस्ट। यीस्ट एकमात्र कवक है जो एक कोशिकीय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कहता है क्या? काया संरचना। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है इसमें ऊतक कभी नहीं बनते। इसमें जो काया संरचना है वो कहलाई जाती है कोशिकीय, सेलुलर। जबकि कवकों में ऊतक बनने लग जाते हैं, लेकिन इसमें ऊतक कैसे होते हैं? ढीले ढाले होते हैं। माने ढीले ऊतक या अदृढ़ ऊतक। ढीले या अदृढ़ ऊतक। पौधे कैसे होते हैं? उसमें ऊतक होता है, अंग होता है। ठीक है, ऊतक तंत्र और अंग तंत्र। ऊतक या अंग, ऊतक या अंग, ऑर्गन्स। लेकिन जंतुओं में ऊतक भी वाले भी होते हैं, अंग वाले भी होते हैं और अंग तंत्र वाले भी होते हैं। ऊतक, अंग, या अंग तंत्र। ठीक बात है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जो है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब आपको तो वैसे भी पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, बाकी प्रोटिस्टा में भी होती है, कवक यूकैरियोट है, पादप भी है और जंतु भी है। तो ये बहुत आसान हो गया, याद करना भी आसान हो गया। और बच्चों मैं सबके नाम देख के बता रहा हूँ कि अब आपको ये टेबल की तरह आप याद करोगे ना तो याद भी जल्दी हो जाएगी, टाइम भी कम खर्च होगा और आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5, कोशिका भित्ति। अब पहली बात तो क्या मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है? बिल्कुल होती है। प्रोटिस्टा में होती है लेकिन कुछ में होती है। क्या कवकों में होती है? बिल्कुल होती है। क्या पौधों में होती है? एकदम होती है। और जंतुओं में नहीं होती है। क्या? नहीं होती है। अब कोशिका भित्ति, दूसरा पॉइंट, मोनेरा में क्या सेलुलोज की बनी होती है? तो सेल्यूलोज रहित, सेलुलोज की नहीं होती। अब कोई पूछेगा किसकी होती है, तो इसमें पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो अम्ल होते हैं। और पॉलीसेक्राइड का क्या नाम है? पॉलीसेक्राइड का नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन्स। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, पेप्टिडोग्लाइकेन्स।
ग्लाइकेंस जो पॉलीसेक्राइड है, बहुशर्कराइड है, प्लस अमीनो अम्ल। प्रोटिस्टा में कुछ में तो ये सेलुलोज की बनी होती है और कुछ में सिलिका की बनी होती है। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेलुलोज या सिलिका। कवक में ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की नहीं होती। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख रहा हूं सेल्यूलोज रहित। रहित मतलब सेलुलोज अनुपस्थित। और किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन द्वारा निर्मित। और पौधों में तो आपको पता है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सेलुलोज युक्त होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेलुलोज युक्त। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी तो हमारे 5 ही लक्षण हुए हैं, अभी हमारे और भी बहुत सारे लक्षण बचते हैं। ठीक है, तो दोबारा से ये टेबल मैं आपके लिए बनाता हूं फटाफट। क्रमांक संख्या, लक्षण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो 5 लक्षण हमने पीछे पढ़े हैं और 5 ही लक्षण हम अभी 5 या 6 जो भी होंगे वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमारा छठा लक्षण क्या है? हमारे देखो कौन कौन से हो गए। कोशिका का प्रकार, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, काया संरचना, केंद्रक झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं इनकी जनन की विधि की। तो नंबर 6, प्रजनन विधि। इसमें मैं 3 पॉइंट्स बना लेता हूं। तो मोनेरा माने जीवाणुओं में, यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कायिक जनन, दूसरा मैं लिख रहा हूं अलैंगिक जनन, और तीसरा मैं लिख रहा हूं लैंगिक जनन। क्या मोनेरा में कायिक जनन होता है? बिल्कुल होता है। और किस विधि के द्वारा होता है? द्विविभाजन माने बाइनरी फिशन। तो यहां मैंने लिख दिया द्विविभाजन। क्या अलैंगिक जनन होता है? बिल्कुल होता है। और ये किससे होता है? बीजाणु जनन। क्या वास्तविक लैंगिक जनन होता है? नहीं होता है, लेकिन आभासी होता है। आभासी लैंगिक जनन होता है और उसका उदाहरण है संयुग्मन। बेटा इसी पाठ में हम आगे संयुग्मन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखते हो तो एनसीईआरटी में सिर्फ प्रजनन की विधि में मोनेरा में संयुग्मन दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटिस्टा में। क्या प्रोटिस्टा में कायिक जनन होता है? बिल्कुल होता है, और द्विविभाजन से भी होता है। क्या अलैंगिक जनन होता है? बिल्कुल होता है। किससे होता है? बीजाणु जनन से। किससे होता है? बीजाणु जनन से। और लैंगिक जनन होता है? बिल्कुल होता है। कौन सी विधि से?
युग्मक संलयन और संयुग्मन। अब कवकों की बात करते हैं। कवकों में कायिक जनन बहुत सारी विधियों से होता है, बीजाणु जनन भी होता है और इसमें युग्मक संलयन होता है, माने वास्तविक निषेचन पाया जाता है। पादपों में कायिक जनन कुछ पौधों में होता है, जैसे आपने अकारिकी चैप्टर में 11वीं में पढ़ा है, दिलकुश सैनी, प्रोटिस्टा में दोनों। ठीक है, वेरी गुड। हम बात कर रहे थे पादपों की। पादपों में कायिक जनन होता है, जैसे अदरक में हो गया, है ना, कंद, प्रकंद, भूसतारी, ये सब आपने पढ़े हैं। और उसमें अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन निम्न पादपों में होता है, जैसे शैवालों में। तो ये तो होता ही है और ये भी होता है, लेकिन ये दोनों हर एक पौधे में नहीं होते, ये कुछ पौधों में होते हैं। ज़्यादातर में लैंगिक जनन होता है, जिसको हम निषेचन कहते हैं। जंतुओं में भी कायिक जनन और ये कुछ निम्न जंतुओं में होता है, ठीक है, कुछ में, और ज़्यादातर में होता है लैंगिक जनन, जिसे हम निषेचन कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे। अब क्या होगा? अब होगा पोषण की विधि, नंबर 7। पोषण की विधि। अब ये जो मोनेरा है, मोनेरा में सभी प्रकार की पोषण विधि होती है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं स्वपोषी। स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी में भी दोनों प्रकार के होते हैं, रसायन स्वपोषी व प्रकाश स्वपोषी। मोनेरा देखने में तो, संरचना में तो जो जीवाणु होते हैं वो अत्यंत सरल होते हैं, लेकिन इसमें सभी प्रकार की उपापचय गतिविधियां पाई जाती हैं। नंबर 2, क्या मोनेरा परपोषी होते हैं? परपोषिता का मतलब होता है दूसरे जीवों पर भोजन की निर्भरता, और जीवाणु तीनों तरीके की परपोषिता दर्शाते हैं। ये होते हैं मृतपोषी, जो सड़े गले तत्वों से पोषण ग्रहण करते हैं, या फिर परजीवी, जीवित जीवों से पोषण लेते हैं मरने के बाद, या फिर सहजीवी, जीते जी हमसे पोषण लेते हैं और बदले में हमें कुछ फायदा देते हैं, कुछ लाभ देते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोटिस्टा। क्या प्रोटिस्टा स्वपोषी होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये रसायन स्वपोषी नहीं होते, केवल प्रकाश स्वपोषी। और क्या ये परपोषी होते हैं? ये बिल्कुल परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ मृतपोषी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं। फिर कवक क्या स्वपोषी होते हैं? नहीं होते, लेकिन ये परपोषी होते हैं, और परपोषी में तीनों विधियां करते हैं। कौन कौन से? मृतपोषी, कुछ परजीवी होते हैं जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और कुछ सहजीवी होते हैं जो लाइकेन बनाते हैं, कवक मूल माने माइकोराइजा बनाते हैं। अब बात आई पादपों की, तो पादपों में अधिकांशतः कैसे होते हैं? प्रकाश स्वपोषी। परपोषी कुछ होते हैं, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं, जैसे घटपर्ण, निपेंथिस, है ना, ड्रोसेरा, सनड्यू। कुछ होते हैं परजीवी पौधे, जैसे अमरबेल,
जिसको हम कहते हैं कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा आदि। और जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी तो नहीं होते, वो परपोषी होते हैं, वो दूसरे जीवों को खाते हैं। कुछ निम्न जंतु मृतपोषी होते हैं, जो सड़े गले उसको वो अपमार्जक भी कहलाते हैं, जिनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। और कुछ होते हैं प्राणी, कुछ नहीं ज़्यादातर प्राणी समभोजी, माने होलोजोइक, माने होलोजोइक। और ये जीव कैसे होते हैं? ये मुख के द्वारा भोजन खाते हैं, फिर जो इनके पाचन तंत्र में जाता है, पाचन तंत्र में जाके उनका पाचन होता है और वो इस प्रकार से पोषण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 जगत वर्गीकरण के कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये आपको बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर जब हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और ये सब पढ़ेंगे तब आपको उनके ये लक्षण पहले से पता होने चाहिए। क्या बोलो, समझ में आ रही हैं चीज़ें? नहीं आ रही हैं? आ रही हैं समझ में? तो सारे बच्चे यस लिख दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके 5 जगत के और भी कुछ लक्षणों की। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 5 जगत वर्गीकरण से पहले जब हम बात करते हैं, अच्छा पहले तो आप बताओ इसके 5 जगत वर्गीकरण के मेन आधार क्या हैं? वो मैंने आपको बता दिया है। कोशिका की संरचना है, कोशिका का प्रकार है कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, शारीरिक संरचना है मतलब काया का संगठन है, विभेदित है या अविभेदित है, पोषण की विधि है, ठीक है, प्रजनन की वृद्धि है और जाति वृत्तीयता है। तो ये 5 लक्षण हैं जो आपको आने चाहिए। आपको पता है 5 जगत वर्गीकरण से पहले, 5 जगत वर्गीकरण से पहले क्या था? इससे पहले पादप जगत में जीवाणु रखे थे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। द्वि जगत में जीवाणु यहाँ पर रखे थे, नीलहरित शैवाल यहाँ पर थे क्योंकि वो जीवाणु जैसे होते हैं, कवक यहाँ पर है, मॉस हैं, फर्न है मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जबकि जंतु जगत में सिर्फ प्रोटोजोआ थे और ये सब थे। ठीक है, तो इस वाले तंत्र में बहुत सारे झोल थे। यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये शैवाल में रखे गए थे, जबकि अब हमें पता चला है कि क्लेमाइडोमोनास एक प्रोटिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें सही हुई किसके बाद? ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई हैं आपके 5 जगत वर्गीकरण से। जो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जल्दी बोलो बेटा, याद करना ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि द्वि जगत वर्गीकरण की क्या क्या हानियां थी। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने जो कवकों को बाहर निकाला RH विटेकर ने पौधों से, वो क्यों निकाला? क्योंकि कोशिका भित्ति का संगठन ही अलग था। फंजाई में, कवक में काइटिन की बनी होती है जबकि पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। और सबसे बड़ा अंतर, आप मशरूम खाते हो जो कवक है, तो मशरूम सफ़ेद रंग की होती है जबकि पौधे हरे रंग के होते हैं। तो भोजन बनाने के तरीके में ही अलग है। आपको पता है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले कहाँ रखा गया था? शैवाल में मतलब पादप जगत में, लेकिन बाद में पता चला कि क्लेमाइडोमोनास तो प्रोटिस्ट है, तो 5 जगत वर्गीकरण में हटा के उसको वहाँ से प्रोटिस्ट में रखा गया। ठीक है, क्योंकि वो एक कोशिकीय वो था। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ? बहुत सारे जो ये पुराने तंत्र थे ना, इसमें बहुत दूर दूर के संबंधों वालों को एक साथ रखा गया। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण का ये फायदा हुआ कि इसने उन सब के सभी लक्षणों को देखा और उसमें उन्होंने जाति वृत्तीयता, ये आधुनिक तंत्र, जाति वृत्तीयता मतलब फाइलोजेनी माने उद्विकासीय संबंधों को भी इसने पूरा का पूरा वो दिया, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस, महत्व दी। और फिर इनको अलग अलग श्रेणियों में सही तरीके से बांटा गया। और अभी भी वर्गीकरण तंत्र पर कोई ना कोई रिसर्च चलती ही रहती है। ना सिर्फ आकारिकीय, कायिक या प्रजनन संबंधी समानताओं को अब ध्यान दिया जाता है, बल्कि जाति वृत्तीयता या विकासीय संबंधों पर हमारा आधुनिक वर्गीकरण तंत्र जो है वो निर्भर करता है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो क्या चीज़ नई ऐड हुई है? जाति वृत्तीयता। अब ये तो सिस्टम ऐसा चलता रहा। इसके बाद
एनसीईआरटी ने तो खाली ये लिखकर छोड़ दिया है कि 6 जगत वर्गीकरण तंत्र आया, लेकिन वो क्या था ये मुझे आपको बताना है, क्योंकि इन्होंने 6 जगतों में बांटा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलो इन्होंने क्या दिया, जल्दी बोलिए बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि 6 जगत वर्गीकरण वाले वैज्ञानिकों ने ऐसी क्या चीज दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी बोलिए बेटा। इन्होंने दिया डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम का क्या मतलब है? डोमेन सिस्टम का मतलब है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये डोमेन सिस्टम बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो आया है वो है आपका 6 जगत वर्गीकरण तंत्र। 6 जगत वर्गीकरण तंत्र माने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देने वाले जो वैज्ञानिक थे, ये बिल्कुल ही बहुत कम समय मतलब बहुत कम समय हुआ है इसको आए हुए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सन 1990 में आया था और ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था कार्ल वूस ने। और आपको पता है इन्होंने क्या किया, मैं पीछे ही आपको बता चुका हूं टेबल में। इन्होंने मोनेरा जगत को 2 जगतों में बांट दिया है। किस किस जगतों में बांटा है? आद्य जीवाणु मतलब आर्की बैक्टीरिया और वास्तविक जीवाणु माने यू बैक्टीरिया। तो इनके जो 6 जगत हैं वो कौन कौन से हैं? जो 6 जगत हैं वो हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप मतलब प्लांटी, और प्राणी या जंतु माने एनिमेलियम। तो इन 6 जगतों में बांटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, और मैं आपको आज हल्का सा समझाऊंगा और फिर वो जब कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। विकास सैनी वेरी गुड। 3 डोमेन पद्धति, दिलकुश सैनी मोनेरा के भाग किए, वेरी गुड। ब्यूटी रॉय लिख रही हैं सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ आप बता रहे हो, थैंक यू ब्यूटी रॉय। तो अब इसमें जो आधार है वो क्या है जल्दी बताओ, लिखिए। मैं यहाँ पर स्टार बनाकर लिख रहा हूं, इनका 6 जगत वर्गीकरण तंत्र जीवाणुओं के 16S rRNA जीन्स की श्रृंखला पर आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ज़रा आपको बता दूं ये 16S rRNA जीन्स क्या होते हैं। जीवाणुओं में ये राइबोसोम हैं,
जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S, ये आपको पता है। और उसमें 2 उप इकाइयाँ होती हैं, एक बड़ी उप इकाई, एक छोटी उप इकाई। लार्जर सब यूनिट जो कि होती है 50S, और स्मॉलर सब यूनिट माने छोटी उप इकाई, ये होती है 30S। एस का क्या मतलब है, ये जब हम राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो बड़ी उप इकाई है 50S, इसके कुछ भाग होते हैं, इसकी इकाइयां होती हैं 23S rRNA प्लस 5.2S rRNA प्लस कितने प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, जल्दी बोलो? 33 प्रकार के प्रोटीन्स। और छोटी उप इकाई के भाग होते हैं 16S rRNA प्लस 21 प्रकार के प्रोटीन्स। तो इनकी इस 16S rRNA की श्रृंखला पर यह पूरा वर्गीकरण आधारित था। इसी की श्रृंखला से पता चला कि आर्कीबैक्टीरिया में श्रृंखला अलग होती है और उधर अलग होती है। कार्ल वूस ने जीवन के 3 कार्ल वूस ने जीवन के 3 डोमेन भी दिए, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। और उसमें इन्होंने क्या किया? जीवन को 3 डोमेन्स में बांटा। और वो डोमेन्स क्या क्या थे? पहला डोमेन था आर्की, नंबर 1। दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया, और तीसरा और आखिरी डोमेन था यूकैरिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, यूकैरिया में सारे यूकैरियोट्स आएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी इनके 6 जगत हैं वो इन तीनों डोमेन में वर्गीकृत हो सकते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सम्मिलित जगत। तो आर्की में कौन सा जगत आएगा? एक ही। कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया। डोमेन नंबर 2 बैक्टीरिया में कौन सा जगत आएगा? एक ही आएगा। कौन सा? यूबैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में बाकी बचे हुए 4 जगत आएंगे। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक,
एक और चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप लिख लो, और वो है कार्ल वूस ने यह भी बताया कि सभी सजीवों के एक ही पूर्वज होते हैं। वे हैं, मतलब ये जितने भी तीनों डोमेन्स हैं ये एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, और उन पूर्वज का नाम है प्रोजिनेटर। तो इसी के साथ आज हमने अपने सारे के सारे ये जो हैं वो तंत्र पढ़ लिए हैं। सारे के सारे हमने तंत्र पढ़ लिए हैं। एक बार मैं देख लेता हूं क्या कुछ बचा तो नहीं है। हमने परिचय पढ़ लिया है, वर्गीकरण तंत्र पढ़ लिए हैं, द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस, त्रिजगत अर्नेस्ट हेकल, चार जगत कोपलैंड, पंच जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर, छह जगत वर्गीकरण कार्ल वूस, और जीवन के डोमेन्स, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। जितना हमने सोचा था उतना हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन निकाल के रखा है। वो क्वेश्चन आप पहले मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे उसका आंसर करेंगे। आप मुझे वो आंसर करेंगे। तो ये है 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जीव कितने वर्गों में रखे गए हैं, कितने जगतों में पूछना चाह रहा हूं। तो अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर कैसे करेंगे। क्लेमाइडोमोनास को हमने किस में रखा है 5 जगत में, प्रोटिस्टा, तो मैंने यहां लिख दिया प्रोटिस्टा। यीस्ट है कवक जगत में। डाई एटम्स किस में है, प्रोटिस्टा में, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रोटिस्टा मैंने लिख दिया है। वॉल्वॉक्स है हरित शैवाल माने पादप जगत, ठीक है। जीवाणु है मोनेरा, जीवाणु है मोनेरा में। विषाणु किसी भी जगत में नहीं है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु जैसे हैं मोनेरा में आते हैं, तो एक बार मैं मोनेरा लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। पीपल पादप जगत में आता है। तो टोटल कितने जगत हैं, 1 2 3 4, कितने जगत हैं बेटा, 4 जगत हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 4। तो 4 जगत में रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने सब कुछ पढ़ लिया है बच्चों। आज के लेक्चर के साथ 10 क्वेश्चन की एक डीएसए हम अटैच कर रहे हैं, वो आप करेंगे, और कल क्लास में आने से पहले हम वो डिस्कस करेंगे, पक्के से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल क्लास में, लेकिन सबको कल टाइम से आना है। गरिमा, ब्यूटी, प्रियल, प्रमोद, पालेश, राम, गोविंद, विकास, दिलकुश, सौरभ, विक्रम, सब डीएसए करेंगे और कल की कल डाउट्स पूछेंगे। बेटा मैं उतने ही बच्चों के नाम ले पाता हूं जो मेरे कंप्यूटर की इतनी सी विंडो में आते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि आपका नाम नहीं लिया है, जब आपका नाम ऊपर आएगा तो मैं वो भी ले लूँगा। तो चलते हैं, आज की क्लास आपको याद करनी है क्योंकि इसमें सब कुछ याद करने का था। पढ़ते रहिए।